सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हमें काफी रिक्वेस्ट आई है कि रेकी की जानकारी इस तरह से दी जाए जैसे कि कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो। तो हम जिस तरह से रेकी की एक दिन की लेवल 1 की वर्कशॉप करते हैं, उसके हम ये कुछ वीडियोस बना रहे हैं। ये इन वीडियोस का पहला भाग है। जो रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं वो इन वीडियो को देखकर रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। जो जानना चाहते हैं कि रेकी हीलिंग क्या है वो इन वीडियोस को देखकर जान सकते हैं कि रेकी हीलिंग क्या है। और जो रेकी हीलिंग करते हैं वो इन वीडियोस को देखकर कुछ ना कुछ नई चीज सीख सकते हैं। जब भी हम कुछ दोबारे से पढ़ते हैं या किसी चीज से दोबारे से एक्सपोज होते हैं तो हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप इन वीडियोस के कमेंट्स में जरूर डालें जिससे सबका फायदा हो सके। अगर आप लेवल 1 की वर्कशॉप कर लेते हैं तो आप एक सक्षम हीलर बन जाते हैं। आपको केवल एक अट्यूनमेंट की जरूरत है और उसके बाद 21 डेज ऑफ प्रैक्टिस की, यानी कि सेल्फ हीलिंग जो 24 पार्ट्स की करते हैं उसकी जरूरत है। ये सब हम जब आगे अभी बढ़ेंगे तो उसको आगे हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं वो इसको देखकर जान सकते हैं कि रेकी हीलिंग क्या है, गहराई में जान सकते हैं। और जो लोग रेकी करते हैं वो इसको देखकर अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हैं। हम केवल रेकी हीलिंग ही नहीं, हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, अफर्मेशंस, क्रिस्टल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पिरामिड्स, लैंप्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये सब भी हम इस वीडियो में, यानी कि केवल इस वीडियो में नहीं, जो आगे के वीडियो आएंगे हम उसमें ये पूरा कवर करेंगे। तो जितने भी ये वीडियो हैं आप सारे वीडियो देखें ताकि आपको लेवल 1 की वर्कशॉप का पूरा पता चल जाए। लेवल 1 का जो भी हीलर है वो हीलिंग में पूरा सक्षम होता है, अपनी खुद की हीलिंग कर सकता है और किसी और की हीलिंग भी कर सकता है। तो आपको ये जानकारी बिल्कुल आसानी से यहां पर मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। रेकी हीलिंग की जरूरत क्यों है? आज के जीवन में एक होड़ सी लगी हुई है। हर कोई अच्छी सुविधाएं चाहता है, सक्सेस चाहता है, समृद्धि चाहता है। अब इस सब को पाने के लिए, और सब बहुत जल्दी चाहते हैं, होना भी चाहिए, सक्सेसफुल होना एक अच्छी बात है, लेकिन इस सब की दौड़ में जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, खाने पीने पे थोड़ा नियंत्रण नहीं है, पानी कम पीते हैं, कभी कभी खाना भी ठीक से नहीं होता, या खाने का जो चीजें हैं वो अच्छी, इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं होते, कभी कभी जो आदतें हैं वो थोड़ी सी खराब हो जाती हैं, या सोशल एंगेजमेंट की वजह से भी कई बार हम इन चीजों में फंस जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। तो इस सब की वजह से जीवन में एक तनाव सा आने लगता है। जब तनाव सा आने लगता है तो रिश्ते खराब होने लगते हैं, मन अशांत रहता है, स्ट्रेस होने लगता है, धीरे धीरे बीमारियों का रूप लेने लगता है। तो इस सब के लिए आपको लाइफस्टाइल और मन को बदलने की जरूरत है। एक दिन में तो आप ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन रेकी हीलिंग को अपनाकर आप अपनी एनर्जी ठीक कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को ठीक कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको ये सारे बेनिफिट्स अपनी फिजिकल बॉडी में, अपनी सोच में, अपने काम करने के तरीके में, अपनी अप्रोच में, हर चीज में मिलने लगेंगे। तो रेकी हीलिंग एक अच्छे जीवन के तरफ बढ़ने का एक तरीका है। ये एक ध्यान पर आधारित विधि है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये विधियां सारी योग से आई हैं, और योग की ही कुछ विधियां अलग अलग कल्चर्स में गई, वैसे ही बुद्धिस्ट कल्चर में भी गई, वहां से ये रेकी हीलिंग बनाई गई। तो अगर आप इसको गहराई में जाएं तो ये सारी योग विधियां ही हैं, वैदिक काल की विधियां हैं, इनको अलग नाम दे दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भारत की विधियां हैं जिसको आप अच्छी तरह अपनाकर एक अच्छा जीवन अपना सकते हैं। हमारी लेवल 1 की वर्कशॉप का नाम है रेकी हीलिंग लेवल 1, एनर्जी हीलिंग और माइंड पावर। वो इसलिए कि हम केवल रेकी हीलिंग नहीं सीखते, हम सीखते हैं कि एनर्जी हीलिंग क्या है और किस तरह से होती है, और हम अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानते हैं। सेल्फ हीलिंग की शक्ति, दूसरों को हील करने की शक्ति हर एक में होती है। रेकी केवल एक तरीका है। तो अगर कोई ये सोचे कि ये रेकी हीलर मेरे को हील कर सकता है और मैं खुद नहीं कर सकता, तो ये एक गलत सोच है जिसे बदलने की जरूरत है। हर कोई अपने आप को हील कर सकता है, दूसरों को भी हील कर सकता है, अच्छी ऊर्जा दे सकता है। अगर आप अपने मन में इस बात को दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन में बसा लें तो किसी को किसी और की हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अपनी अच्छी तरह से खुद हीलिंग कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, इस पूरी पृथ्वी को बहुत खुशहाल बना सकते हैं।
तो इस रेकी हीलिंग में आज जो हम समझेंगे लेवल 1 में, इसमें है सबसे पहले कि रेकी क्या है और रेकी हीलिंग क्या है, साथ ही साथ संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद हम समझेंगे कि आभामंडल क्या है और चक्र क्या है, इनको कैसे देखते हैं, आभामंडल को कैसे महसूस करते हैं, इसको कैसे नापते हैं, साथ ही साथ ऑरा फोटोग्राफी क्या है। इसके अलावा रेकी कैसे काम करती है, रेकी शक्तिपात क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, इसको करने से क्या फायदे हैं। फिर हम रेकी के 5 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और जो एक दैनिक अभ्यास है जिसको डेली सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, उसके साथ 5 रेकी प्रिंसिपल्स जो डॉक्टर उसुई ने बनाए थे, जो इसके ओरिजिनेटर हैं, उसके बारे में कुछ जानेंगे। साथ ही साथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि लेवल 1 की उपचार प्रक्रिया किस तरह से करी जाती है। इसके अलावा हम कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि आध्यात्मिकता, छोटे आसान तरीके, जिससे आध्यात्मिक तरीके जिससे आप अच्छा जीवन पा सकते हैं, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ध्यान के बारे में जानेंगे, अवचेतन मन के बारे में जानेंगे, एनर्जी हीलिंग के और तरीकों के थोड़े थोड़े आपको उसके आइडिया देंगे क्या होती है, इसमें क्या क्या उपकरण हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल से कैसे हीलिंग करते हैं, और हम थोड़ा सा जानेंगे कि ग्रुप हीलिंग क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो इस सब पे बात करते करते आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि रेकी हीलिंग क्या है, किस तरह से होती है और आपको किस तरह से करनी चाहिए। रेकी एक जापानी शब्द है, यह कांजी लैंग्वेज से है, जो कि एक पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है, मतलब एक चित्रों जैसी भाषा। शब्दों को चित्रों में दर्शाया जाता है, अलग अलग लाइन से ये चित्र बनाए जाते हैं और वो शब्दों को दर्शाते हैं। आप देख सकेंगे कि 2 शब्द हैं, रे और की, ऊपर और नीचे लिखे हैं, और इनको मिलाकर बनता है शब्द रेकी। अब रे का अनुवाद किया जाए तो इसे बोला जाता है यूनिवर्सल, और साथ ही में दूसरा मतलब स्पिरिचुअली गाइडेड। तो हिंदी में इसे समझे तो यह सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में है, कण कण में है। और स्पिरिचुअली गाइडेड का मतलब एक आध्यात्मिक चेतना जो इस पूरे विश्व को चला रही है, जैसे कि एक सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस हो, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस हो, पूरे ब्रह्मांड की एक चेतना या एक ब्रह्मांड में बुद्धिमत्ता है। और इसे हम अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे जानते भी हैं, और एक तरह की एक चेतना जो इस शक्ति को अलग अलग स्वरूप में रख रही है। तो इसे आप अगर अपने रिलीजियस संदर्भ में देखें तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन यह सब दिव्य शक्तियां हैं। तो रेकी का सबसे सिंपल अनुवाद यह रहेगा कि यह दिव्य शक्ति को दर्शाता है जो पूरे इस दुनिया में हर चीज में है। हम सभी इस शक्ति से जुड़े हैं और हम इससे लगातार, हमें इससे कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलती रहती है, और जितनी भी ऊर्जा मिले इस ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती, यानी कि जो सोर्स एनर्जी है, आप उससे जितनी भी ऊर्जा ले लें इसमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती। और जब भी इस ऊर्जा का बहाव आप पे अच्छा रहता है तो आपका जीवन भी अच्छा रहता है। जब हम रेकी हीलिंग की बात करते हैं तो यह एक सिस्टम है जो जापान में डॉक्टर उसुई ने बनाया था। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम या इस तरह की हीलिंग दुनिया में पहले नहीं थी। जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि पहले भी इस तरह के तरीके थे, रेकी एक नाम दिया गया है। तो इसमें समझने वाली ये बात है कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक एम्पावरमेंट है, एक आत्मशक्ति है, जिससे जो इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, जिसे हम सारी ऊर्जा को मिलाकर बोलते हैं, उससे हमें सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है। केवल सही तरीके से मांगने की जरूरत है। आप नहीं भी मांगते तो भी आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो तब इस तरह से होती है कि वो किसी भी तरीके से आएगी। लेकिन जब आप रेकी हीलिंग जैसी पद्धति अपनाते हैं तो आपको एक अच्छे तरीके से, जिस तरह से आप चाहते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है और आपका जीवन बेहतर होता जाता है। रेकी हीलिंग को आप reiki.org की साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी जिसमें लिखा है कि रेकी इज अ जापानीज टेक्निक फॉर स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट आल्सो प्रमोट्स हीलिंग। इसका मतलब यह है कि रेकी एक तनाव में कमी करने की, विश्राम पाने की, आराम पाने की, अब विश्राम करने की एक तकनीक है जिससे हीलिंग भी होती है। अब ये डेफिनेशन जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग ने बनाई है वो इसलिए बनाई है क्योंकि जब भी इस तरह की पद्धति किसी को बताई जाए कि इससे आप उपचार कर सकते हैं या आप अपने आप को इससे ठीक रख सकते हैं, तो लोग इसे गलती से मेडिकल सिस्टम का रिप्लेसमेंट मांगने लगते हैं। यह मेडिकल सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं है। मेडिकल सिस्टम अपने आप में एक तरीका है, रेकी हीलिंग
ध्यान पर आधारित एक विधि है जिसमें आभा मंडल पर काम होता है। यह अपने आप में एक तरीका है। हां, आप मेडिकल सर्विसेज की सहायता लेते हुए भी रेकी कर सकते हैं और रेकी करते हुए भी आप मेडिकल सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप रेकी हीलिंग जैसी पद्धति अपनाते हैं तो आप अपने आप की ऊर्जा बढ़ाते हैं, अपने को सक्षम बनाते हैं कि आपको जो भी चीजें मिल रहे हैं उससे आपको ज्यादा फायदा हो। तो अगर आप किसी ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट का असर अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने आप भी अपनी सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। और अगर आप लगातार रेकी हीलिंग यूज करते हैं डेली बेसिस पर तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो आपको मेडिकल सिस्टम की हेल्प लेने की मदद कम पड़ती है या फिर पड़ती ही नहीं है। आप खुद ही अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब थोड़ा सा वैज्ञानिक संदर्भ में समझें कि ऊर्जा के बारे में क्या कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था E=mc²। यह समझाने के लिए था कि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं न ही उसको खत्म कर सकते हैं, उसका केवल स्वरूप बदलता रहता है। अगर एक लकड़ी है और हमने उसे जला दिया तो एक भौतिक रूप में जो लकड़ी थी, हमने फिजिकल फॉर्म में हमने उसको जलाकर एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो एनर्जी फिर भी इस पूरी दुनिया में है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि चाहे साइंस है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, चाहे पुराने हमारी विजडम्स हैं या हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं और नई साइंस है, सब एक ही बात बोलते हैं कि हर चीज ऊर्जा से बनी है। यह ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप हैं। तो इन सारे स्वरूपों में हमको पढ़ाई में बताया जाता है कि प्रकाश, लाइट एनर्जी, ध्वनि, साउंड एनर्जी, ताप, हीट एनर्जी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कुछ एनर्जी के फॉर्म्स हैं जो हमें स्कूल में या आगे की पढ़ाई में बताए जाते हैं। अब इसको हम कैसे रिलेट करें कि ये सब हमारे शरीर से एक जैसे कैसे हैं। आप एक पत्थर लें और इमेजिन करें कि आपके पास एक माइक्रोस्कोप है जिसमें बहुत दूर तक मैग्निफिकेशन हो सकती है। आप इस पत्थर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, आप उसमें जूम इन करें, पूरा नीचे तक, एटम तक पहुंच जाएं, अणु के अंदर भी आप पूरे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तक पहुंच जाएं। उसके भी अंदर जब आप जाने लगेंगे पूरे इनफाइनाइट लेवल तक, एक जगह आएगी जहां पर आपको केवल ऊर्जा मिलेगी एक ही तरह की। अब पत्थर को हटा दें, अपना हाथ उसके नीचे रख लें। जब आप उसी लेवल तक जूम करते हैं तो मैग्नीफाई करते हैं तो आपको वही ऊर्जा मिलेगी जो पत्थर में थी। मतलब कि ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो इस लैपटॉप का प्लास्टिक है, चाहे वो आपका हाथ है, चाहे नाखून है, चाहे जो हवा आप अंदर और बाहर ले रहे हैं, हर चीज में एक ही ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमें आसपास बहुत चीजों में देखने को मिलती है। अगर एक बोतल पानी है तो बोतल के प्लास्टिक में भी वही ऊर्जा है और पानी में भी वही ऊर्जा है, ग्लास में भी वही ऊर्जा है, जो हाथ उसे पकड़ रहा है उसमें भी वही ऊर्जा है, जिस शरीर में वो पानी जाएगा पीने के लिए उसमें भी वही ऊर्जा है, खाने की हर एक चीज में वही ऊर्जा है, हमारा शरीर, कपड़े, हर चीज में ऊर्जा है। जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ियां हम चलाते हैं, घर जिनमें रहते हैं, आसपास के पेड़ पौधे, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी उसी ऊर्जा से बनी है। उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना हुआ है। अब ये तो कुछ ऊर्जा थी जो हम महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं और उसको प्रूव भी किया गया है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और जो हम काम करते हैं उनसे भी वही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। मतलब ऊर्जा के स्वरूप बदलते रहते हैं, लेकिन यह भी ऊर्जा के स्वरूप ही है। तो यह पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना हुआ है और इस पूरी ऊर्जा को कॉस्मिक एनर्जी का नाम दिया जाता है हीलिंग पद्धति में। तो जब भी आप कॉस्मिक एनर्जी की बात बोलें तो बात करें तो यह समझने की बात है कि यह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, सब इसके संपर्क में है और सब इससे एक अनलिमिटेड सप्लाई मांग सकते हैं ऊर्जा का। यह सारी विधियां योग में भी इस्तेमाल होती हैं, हर ध्यान विधि में इस्तेमाल होती हैं और अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज, चाहे वो थीटा हीलिंग है, चाहे वो क्वांटम हीलिंग है, चाहे रेकी हीलिंग है, चाहे प्राणिक हीलिंग है, सब ही इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संपर्क और उस जिसमें एक चेतना और ऊर्जा है, आप अपने मन से आवाहन करके
आप उन सबको अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं और आप जहां भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। हाँ, आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे ये अच्छी तरह हो जाता है। अभी तो हमने बात करी थी कि हर चीज में ऊर्जा है। अब एक छोटा सा सवाल, हमने बात करी थी हम एक पत्थर लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, क्या उस पत्थर में कोई बुद्धिमत्ता है? बहुत से लोग आंसर देंगे नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि उस पत्थर में वही ऊर्जा है जो आपके हाथ में है या आपके मन की शक्ति में है, सोचने की शक्ति में है। तो वो क्या चीज है जो उस ऊर्जा को एक पत्थर के स्वरूप में रखे हुए है और तब तक पत्थर के स्वरूप में रखे हुए है जब तक कोई और चीज उसको बदल नहीं देती। मतलब या तो वो धूप से, पानी से पिस नहीं जाता या फिर उसे कोई हथौड़े से तोड़ नहीं देता, वो तब तक पत्थर बनी रहती है। उसी तरह से हमारा शरीर है, जब तक जीवन है ये एक तरह से बना हुआ है, बदलाव इसमें आते रहते हैं, लेकिन इसको एक बुद्धिमत्ता एक चला रही है जिसने उसी ऊर्जा को एक पत्थर के स्वरूप में रखा है और उसी ऊर्जा को हमारे स्वरूप में रखा है। तो कुछ तो है जो हर एक चीज में है। अगर आप पुराने एंशियंट ट्रेडिशंस में देखें तो भारत में बोला जाता था कि हर चीज में शिव तत्व है, मतलब एक इंटेलिजेंस है, एक आध्यात्मिक चेतना है जो हर चीज को उस फॉर्म में रखे हुए है और हर चीज शक्ति से निर्मित है जिसके अलग अलग नाम दिए गए हैं वैदिक काल में, और एक मदरली फिगर जो हर चीज को बनाती है, और शिव एक फादरली फिगर, जैसे एक घर को एक फादर चलाते हैं संसाधन से, अपनी इंटेलिजेंस से, उसी तरह से शिव तत्व हर चीज में है और ऊर्जा हर चीज को बनाती है। तो एक मदरली फिगर का उनको डिपिक्शन दिया गया है। तो जब हम रेकी की बात करते हैं तो यह हमारे पुरानी सभ्यताओं के बाकी सिस्टम से भिन्न नहीं है। जिस तरह से वैदिक काल में शिव और शक्ति को पूरे ब्रह्मांड के लिए दर्शाया गया था, उसी तरह से जापान में कई हजारों सालों बाद इसको रेकी के रूप में दर्शाया गया है। चाइना में इसी सिस्टम को यिन यान, वूची, ताइची, इन सब चीजों से समझाया गया है कि शक्ति का किस तरह से बैलेंस है और वो लगातार बदलता रहता है और हम अपना जीवन जीते हैं और अपने आसपास सारी चीजें अनुभव करते हैं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही चीज बोलते हैं कि हर चीज ऊर्जा से निर्मित है, यह एक चेतना की वजह से सजीव है और आगे चल भी रही है। सारे बदलाव इस चेतना की वजह से आते हैं और हम सब में एक चेतना है जो इससे सीधे संपर्क में है। अब इसी बात को समझने के लिए जो हमने बुद्धिमत्ता की बात करी या इंटेलिजेंस की बात करी जो एक पत्थर में थी और हम में है, इसमें एक फर्क है। जो हमारी चेतना है इसमें सोचने की, भावनाओं को फील करने की और हमें कुछ एक्शंस लेने की, डिसीजंस लेने की, कुछ काम करने की, कुछ कर्म करने की एक हमें शक्ति दी गई है जिसकी वजह से हम ऊर्जा में बदलाव लाते हैं। अब हम अपनी ऊर्जा में भी बदलाव ला सकते हैं और किसी और की ऊर्जा में भी बदलाव ला सकते हैं। अगर एक पत्थर है तो वो अपने आप में किसी और की ऊर्जा में बदलाव नहीं ला सकता। मतलब उस पत्थर के चारों तरफ एक आभा मंडल है, अगर मैं उस पत्थर के आभा मंडल के आसपास से जाऊं तो हाँ जरूर मेरी आभा मंडल का इंटरेक्शन उसके आभा मंडल से होगा और ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, लेकिन पत्थर अपने आप से चल के मेरे पास नहीं आ सकता और मेरी ऊर्जा का बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन हम अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से उस पत्थर के पास जा सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसे तोड़ना चाहें तो उसे तोड़ सकते हैं, उसकी ऊर्जा बदलना चाहें तो हम अलग अलग तरीकों से उसकी ऊर्जा बदल सकते हैं। तो ये जो आभा मंडल होता है हर चीज के चारों तरफ, यह उस जो भी चीज है उसकी स्थिति को दर्शाता है। अगर उस पत्थर के आसपास आभा मंडल बहुत अच्छा है तो मतलब उस पत्थर की स्थिति भी बहुत अच्छी है, और अगर उस पत्थर के आसपास आभा मंडल एकदम कम है तो उस पत्थर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इस तरह से इसको समझा जाता है। अब ये जो आभा मंडल है ये हमारे विचारों से बड़ी जल्दी प्रभावित होता है। मतलब अगर एक पत्थर की जगह आप एक लैंप ले लीजिए, एक लैंप टंगा हुआ है कहीं पे और कोई उस लैंप को देखकर बोलता है कि भाई ये लैंप तो बड़ा सुंदर है, कितना आकर्षित है, कितना प्यारा लग रहा है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसके चारों तरफ आभा मंडल अच्छा हो जाएगा। अगर कोई उसी लैंप को देखकर बोले क्या लोहे की चीज है, कैसा रंग है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इसको क्यों लगा रखा है यहां पर, तो इस तरह की जब भावनाएं होंगी, विचार होंगे तो उसका आभा मंडल कम हो जाएगा। तो इसी तरह से जब विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के लिए होता है
तो उनके आभा मंडल में भी फर्क पड़ता है, जो सोच रहा है उसके भी और जिसके लिए सोच रहे हैं उसके भी। आपने कभी कभी सुना होगा कि बोला जाता है अच्छा सोचो अच्छा होगा। वह इसी वजह से कि जब आप अच्छे विचार रखते हैं तो आपका आभा मंडल और अच्छा होता जाता है। उसी तरह से आप जब दूसरों के लिए अच्छे विचार रखते हैं तो उनका भी आभा मंडल अच्छा होता है। जब हम बोलते हैं कि नजर लग गई या कहीं ऐसी जगह चले गए जहां से इनको कुछ फर्क पड़ गया, वो सब इसलिए कि जब किसी और के कुविचार से किसी का आभा मंडल कम होने लगे तो हम उसे इस तरह से नाम देते हैं कि नजर लग गई। नजर लग गई कि मतलब दृष्टिकोण किसी का उनके प्रति खराब था, जिनकी ऊर्जा कम हो गई है। तो इस तरह से आप एक दूसरे को लगातार एनर्जी देते रहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एक के लिए अच्छे विचार रखें। ऐसे में आप दूसरों को भी अच्छे विचार के साथ अच्छी ऊर्जा देते हैं, अपने आप को भी देते हैं। जितनी ऊर्जा नजर लगाने वाले की किसी और के प्रति जाती है उतनी ही ऊर्जा उनको भी मिलती है। कभी कभी ये अनजाने में भी हो जाता है। तो ये सब चीजें जब हम आगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो ये भी समझेंगे। रेकी में फिलहाल इतना समझने की बात है कि हम सब ब्रह्मांड की एक दिव्य चेतना और ऊर्जा से सीधे संपर्क में रहते हैं। जब भी हम चाहते हैं हम उस ऊर्जा का प्रवाह जिस दिशा में हम चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं और जब हमारा आभा मंडल खुद अच्छी स्थिति में रहता है और उसमें फ्लो अच्छा रहता है तो जब हम किसी और को ऊर्जा देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से जाती है और उनकी हीलिंग अच्छी तरह से होती है। अब इसी को थोड़ा समझते हैं कि रेकी हीलिंग किस तरह से काम करती है। रेकी हीलिंग एक एनर्जी हीलिंग का तरीका है और सारे एनर्जी हीलिंग के तरीके दो प्रमुख सिद्धांतों पर चलते हैं और ये इन सिद्धांतों की हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर भी हम एक और बार इनकी बात करेंगे। सबसे पहला है कि सब कुछ ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी। और दूसरा सिद्धांत है कि ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां हमारा मन जाता है और जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। तो यह समझने की बात है कि हर कोई चाहे वो हीलिंग करे या ना करे प्राकृतिक रूप से सक्षम है ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए। जो इसको पहचान लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब ये प्राकृतिक रूप में सबके पास है तो सब इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हमारे जीवन में हमारे पढ़ाई लिखाई से हमारे मन को एक संस्कृति में ढाल दिया जाता है। इस संस्कृति में इसकी पहचान आजकल नहीं करवाते हैं। अगर आप सारे पुराने समय की संस्कृतियों को देखें तो अपने अंदर झांकने की एक प्रक्रिया हर पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में होती थी और सबको यह सिखाया जाता था कि आप अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें, ध्यान योग के तरीके अपनाएं, जिससे आप अपने आप ही दिव्य शक्तियों से गाइडेंस पा सकें कि आप सही दिशा में चलें। यही काम हम रेकी हीलिंग से भी कर सकते हैं और बिल्कुल यही प्रिंसिपल अपनाकर कि हम जो सोचते हैं उसी डायरेक्शन में हम एनर्जी भेजते हैं, यानी कि हम ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि रेकी हीलिंग कैसे काम करती है। इसमें हम समझेंगे कि हीलर क्या करते हैं, ऊर्जा से कैसे उपचार होता है और जो रिसीवर है या जिसकी हीलिंग हो रही है वो क्या करता है। रेकी हीलिंग में जो भी हीलिंग करता है वो रेकी चैनल कहलाता है। रेकी चैनल क्यों? रेकी चैनल इसलिए क्योंकि वो केवल ऊर्जा को एक चैनल कर रहा है, मतलब एक दिशा दे रहा है। हीलिंग वो ऊर्जा और चेतना ही करते हैं। हीलर का काम केवल इतना है कि वो सही दिशा में ऊर्जा दे दें। अब इसी में हम थोड़ी सेल्फ हीलिंग की भी बात करते हैं जो हमने पहले भी करी थी। अगर किसी के हाथ में कट लग जाए, सपोज हथेली में किसी के कट लग गया, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। आप अगर दवाई लगा लेते हैं तो वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप उस पर दवाई लगाकर पट्टी लगा देते हैं तो और जल्दी ठीक हो जाता है। अगर दवाई लगा के पट्टी लगा के आप ध्यान देते हैं कि इस हाथ से काम ना करे तो वो और जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन हाथ को ठीक तो आपकी सेल्फ हीलिंग पावर ही कर रही है। अगर आपने उसके ऊपर दवाई भी लगा दी, दवाई एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसकी आपकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग जल्दी काम करे और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उसी तरह से जब आप एनर्जी हीलिंग भी करते हैं तो रेकी चैनल केवल उस एनर्जी को बदलने के लिए अच्छी एनर्जी चैनल कर रहा है जहां भी जरूरत है, या एनर्जी की बैलेंसिंग कर रहा है। असल में जिसकी भी हीलिंग हो रही होती है उसमें भी एक आत्मशक्ति है जो अपने आप को ठीक करने की एक
पावर रखती है। तो जब आप हीलिंग करते हैं, आप केवल हीलिंग में एनर्जी का प्रवाह करते हैं। आप याद रखें कि हीलिंग वो चेतना और ऊर्जा कर रहे हैं, जिसको हम रेकी के नाम से बुलाते हैं। तो रेकी चैनल कनेक्ट करते हैं अपनी चेतना के माध्यम से उस शक्ति से, उस शक्ति का प्रवाह अपने से दूसरी तरफ करते हैं जहां भी उनको हीलिंग करनी होती है। अब हीलिंग किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी घर की भी हो सकती है, किसी वस्तु की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है, किसी इवेंट की भी हो सकती है। प्रैक्टिकली हर चीज की हीलिंग हो सकती है। और हीलिंग का मतलब है ऊर्जा की जो भी स्थिति है उसको और अच्छा करना। तो जहां भी हीलिंग चाहिए, हीलर उस दिशा में हीलिंग की एनर्जी को प्रवाहित करते हैं। बाकी हीलिंग का काम सारा वो शक्ति कर रही है। हीलर का काम केवल इतना है कि उस दिशा में अच्छे से एनर्जी भेजें। अब इस अच्छे से एनर्जी के प्रवाह के लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं, जिसके लिए हम रेकी हीलिंग के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। और रेकी हीलिंग में भी जब रेकी चैनल होती है तो सबसे पहले आभा मंडल पे फर्क पड़ता है। आभा मंडल पे फर्क पड़ने के बाद जहां भी हीलिंग की जरूरत होती है वहां पर हीलिंग होने लगती है। हाथों से रेकी हीलिंग का प्रवाह करना एक प्राथमिक तरीका है। इसके अलावा आगे जैसे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, अफर्मेशंस का इस्तेमाल होता है, काल्पनिक शक्ति का जिसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टल्स और ग्रिड्स का इस्तेमाल करते हैं, हीलिंग लैम्प, डाउजर, पिरामिड्स, आवाज ध्वनि से उपचार जैसे कि घंटियां या बोल्स, या और भी तकनीक हैं जिसमें फुसफुसा के बात करी जाती है। तो ये सब रेकी में जुड़ते जा रहे हैं। और आप नए तरीकों में देखेंगे तो एंजल्स को भी जोड़ दिया गया है, कहीं पर स्विच वर्ड्स जोड़ दिए गए हैं। तो रेकी में बहुत नए तरीके जुड़ते जा रहे हैं और रेकी आगे बढ़ते जा रही है। अगर आज आप देखें कि रेकी हीलिंग में क्या क्या है, तो आपको जो जानकारी दी जाती है उसमें अवचेतन मन, क्रिस्टल्स, अफर्मेशंस, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, प्राण और चक्र की जानकारी, डाउजर से हीलिंग, साइकिक सर्जरी, अप्लाइड किनेसियोलॉजी, मंत्र एवं ध्वनि, कर्मों का तत्व ज्ञान जिसे हम कार्मिक हीलिंग भी बोलते हैं, सिंबल्स का विज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो आप सीखते जाते हैं। और ऐसे नहीं कि आप पहले लेवल में सब सीख लेंगे, ये सब चीजें धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं जैसे जैसे आप रेकी हीलिंग में आगे बढ़ते जाते हैं। तो रेकी हीलिंग में याद रखने की बात, रेकी हीलर रेकी चैनल है। रेकी चैनल संपर्क करता है आध्यात्मिक चेतना से जो पूरी विश्व की सर्वव्यापी चेतना है और ऊर्जा से, और उसका ऊर्जा का प्रवाह उस दिशा में करता है जहां पर हीलिंग करनी है। और जब भी हीलिंग करते हैं तो आप एक छोटा सा आपको इनपुट अभी दे देता हूं कि जब भी हीलिंग करते हैं तो आप एक 3 स्टेप्स याद रखें कि आप वहां थोड़ी सी, जैसे आप चोट की हीलिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, चोट को पहले साफ करते हैं, उसके ऊपर दवाई लगाते हैं, फिर मरहम पट्टी करके उसको ठीक से रखते हैं और उसको सेफली रख देते हैं। तो उसी तरह जब आप हीलिंग करते हैं तो आप पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे, उसके बाद एनर्जी को बैलेंस करेंगे, फिर एनर्जाइज करेंगे और उसके बाद उसको सेफली प्रोटेक्ट भी कर देंगे। ये सब करने से पहले रेकी हीलर, और एक प्रैक्टिस की तरह रेकी हीलर अपने को भी उस ऊर्जा से प्रोटेक्ट करता है और फिर हीलिंग करता है। तो हीलिंग का सबसे आसान तरीका जो लेवल 1 में है, आप रेकी ऊर्जा से आवाहन करें कि रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो। और साथ ही साथ जब आप कल्पना करें कि आपके ऊपर रेकी प्रवाहित हो रही है, अपने को एक सुरक्षा के घेरे में देखें और बोलें कि मैं बिल्कुल हील्ड और सुरक्षित हूं। और जहां भी आपको हीलिंग करनी है अपने हाथ उस दिशा में कर दीजिए। और उपचार करने के लिए आप बोलिए रेकी फ्लो एंड हील। और आप विजुअलाइज करिए, साथ में मन में आप कामना रखिए, विजुअलाइज करिए कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या अनफेवरेबल एनर्जी है वो धुएं की तरह दूर होती जा रही है, एनर्जी बैलेंस हो रही है और साथ ही साथ ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मतलब चमकदार तरीके से, एक बैलेंस तरीके से, एक बहुत ही सुंदर तरीके से आभा मंडल चमकदार होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है। ये रेकी हीलिंग का सबसे आसान तरीका है। लास्ट में आप डिस्कनेक्ट करें, आप जहां भी रेकी हीलिंग भेज रहे हैं वहां से डिस्कनेक्ट करें और अपने काम पर नॉर्मल तरीके से चल दें। तो ये रेकी हीलिंग का, अभी आप इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे, उसी के बाद आप रेकी हीलिंग करना शुरू करें। वैसे भी 21 दिन की अपनी हीलिंग करने से पहले दूसरों की हीलिंग करने के लिए मना किया जाता है। तो अगर आप पहली बार हीलिंग शुरू कर रहे हैं तो आप पहले 21 दिन तक अपना उपचार करें, उसी के बाद किसी और की हीलिंग करें। इसी में आगे बढ़ते हुए रेकी हीलिंग करते हुए रिसीवर क्या करे। रिसीवर को केवल आराम से बैठना है। रिसीवर को, अगर आप जो हीलिंग करते हैं
वो कई बार रिसीवर को कोई अफर्मेशन दे देते हैं, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनने को दे देते हैं, या एक ध्यान की अवस्था में बिठा देते हैं, या उनको बोलते हैं कि आप विजुअलाइज करो कि आपके ऊपर एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो आपको हील कर रही है। तो रिसीवर को भी एक ध्यान की अवस्था में रखें तो हीलिंग और ज्यादा अच्छी होती है। और जब एनर्जी का प्रवाह होता है तो सबको अलग अलग अनुभूति होती है। किसी को हाथ में टिंगलिंग होती है, कहीं पर कभी कभी गर्म एकदम सा महसूस होता है, कभी कभी एकदम प्रेशर जैसा महसूस होता है। जब आंख बंद करते हैं तो कुछ लोगों को अलग अलग रंग दिखते हैं, कुछ लोगों को विजुअलाइजेशन दिखती है, कुछ लोगों को तो साक्षात भगवान दिखते हैं, सिंबल दिखते हैं। तो सबको अलग अलग तरह की चीजें दिखती हैं और ये धीरे धीरे हीलर अपने आप पहचान जाते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जब होता है तो मुझे कैसी अनुभूति होती है, जब ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही है तो कैसी अनुभूति होती है। तो ये तो हीलर की बात है। जो भी हीलिंग करवाते हैं वो हमेशा शांत महसूस करते हैं। कभी कभी अगर ऊर्जा में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो तो जब ऊर्जा नेचुरली बैलेंस हो रही होती है इस तेज प्रवाह से, तो जैसे कि मेडिटेशन में भी होता है, कभी कभी हल्की सी इचिंग होती है या कहीं पे पेन होगा या डिस्कंफर्ट होगी, वो लगातार हीलिंग करने से चली जाती है। जैसे कि ध्यान में भी अगर आप लगातार ध्यान करते रहें तो इस तरह के अगर कोई इश्यू होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। वैसे ही हीलिंग में भी आप हीलिंग कंटिन्यू रखें, ऐसे कोई इश्यू है तो वो खत्म हो जाते हैं। अब कुछ छोटी बातें जो हमें ध्यान देनी होती हैं। सबसे पहले होता है मानसिक स्थिति, मतलब कि हमारे थॉट प्रोसेस कैसा है हीलिंग करते। हमारा अगर मन इधर उधर भाग रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, दिन भर की चीजें दिमाग में घूम रही हैं और हम हीलिंग करना शुरू करें और हमारा ध्यान फिर भी भटकता रहे तो हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए जितनी शांत अवस्था में हीलिंग हो सके उतना अच्छा है। जिस तरह से मेडिटेशन में समझाया जाता है कि जब आपका मन इधर उधर भागता है तो ऊर्जा का प्रवाह आभा मंडल में कम हो जाता है। तो जब आप एक ध्यान की अवस्था में रहते हैं तो उस समय यह प्रवाह अच्छा रहता है। भावनाएं, अब भावनाएं हमारे अवचेतन मन से कनेक्टेड हैं। भावनाएं आती नहीं है, वो उभरती हैं। मतलब कि आप कोशिश नहीं करते उन्हें लाने की, वो किसी चीज से ट्रिगर हो जाती हैं। अगर आप कुछ देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसा है जिससे आपको गुस्सा आता है तो उसे देख के या तो आप मायूस हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे। कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है तो आप सहम जाएंगे। तो आप कोशिश नहीं करते सहमने की, वो अपने आप अंदर से आता है। तो इन भावनाओं को समझने की जरूरत है और अच्छी भावनाओं में रहने से ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहता है। जब भी आप अनफेवरेबल इमोशंस में रहते हैं, जैसे कि गुस्सा है या किसी चीज से घृणा है, तो प्रवाह कम हो जाता है। और ऐसे स्थिति में कई बार नेगेटिव एनर्जी का आदान प्रदान भी होता है। इसलिए आप जितनी अच्छी खुशी वाली, एक प्रेम वाली, एक हार्मनी वाली भावनाओं में रहेंगे उतना ही ऊर्जा का प्रवाह हीलिंग के लिए अच्छा रहेगा। और यही चीज आध्यात्मिक तरीकों से भी अपनाई जा सकती है, जो कि आप खुद भी करें और जिसकी हीलिंग कर रहे हैं उनको भी समझाएं। अगर आप फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, कंपैशन, इन सब प्रैक्टिसेस को रेगुलरली करें तो ऊर्जा अच्छी स्थिति में रहती है, क्योंकि आप खुद भी अच्छी ऊर्जा बाहर भेज रहे होते हैं और आपके पास अच्छी ऊर्जा आ रही होती है। अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा कहीं से आ रही थी या आपसे जा रही थी तो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस से वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपकी भावनाओं को भी ठीक रखते हैं, धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग करते हैं और आपकी स्थिति हमेशा अच्छी रहती है। आध्यात्मिकता की हमने और ध्यान की ऑलरेडी बात कर ली थी कि अगर ध्यान की स्थिति में रहें तो आपकी ऊर्जा में प्रवाह अच्छा रहता है। जब भी मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं और एक क्लटर ऑफ थॉट्स जिसको बोला जाता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक तरह से वो ब्लॉकेज की तरह काम करता है कि तेज प्रवाह ऊपर से आ रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत थॉट्स थे वो एक मोटी छन्नी की तरह हो गया जहां पे आपका फ्लो नीचे कम हो गया। जैसे ही आप उसको खोल देते हैं, मतलब आपने विचार कम कर दिए, आपने अपनी भावनाओं से परेशान होना बंद कर दिया, तो एकदम से अच्छा प्रवाह होने लगता है और पूरे शरीर में इसका पहले तो आभा मंडल में फायदा होता है और उसके बाद शरीर में होने लगता है। जब भी शरीर में कोई गड़बड़ी होती है तो ये आभा मंडल में काफी टाइम पहले से हो जाती है। कई जगह तो ये भी बोला जाता है कि 6 महीने पहले से आप डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं अगर आभा मंडल में कोई गड़बड़ी हो। आपको अनुभूति होने लगती है लेकिन आप उसे तवज्जो नहीं देते। तो अगर आभा मंडल में वो चीज चलती रहे कि वहां पे कहीं पे एक ब्लॉक है और एनर्जी का फ्लो कम है, तो वहां पे एक एथरिक पैच बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पे आभा मंडल में प्रवाह कम है, इस तरह की जगह बनने लगती है।
और वो जिस भी क्षेत्र में होता है उसके आसपास के शरीर में कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ खराबी होने लगती है। तो अगर आप डेली बेसिस पे अपनी हीलिंग करते रहें तो इस तरह के कोई पैचेस नहीं बनते। आभा मंडल का प्रवाह हमेशा अच्छा रहता है। अगर कुछ खराब होने की आशंका भी थी तो वो अपने आप ही पहले ही ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने आभा मंडल को एकदम ठीक रखा है। तो आभा मंडल के प्रवाह को अगर आप अच्छा रखेंगे तो हर चीज अच्छी रहेगी और आपका इंट्यूशन भी अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि जब बहुत ही गहरी ध्यान की अवस्था में होते हैं, और आप एक्सपीरियंस भी करेंगे कि जब आप बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आपकी जो सहज चेतना है, यानी कि जो आपको आभास होता है चीजों का, इंट्यूशन बोलते हैं, वह बढ़ जाता है। आपको सबसे पहले तो यह आभास होता है कि ऊर्जा किस तरह से जा रही है, दूसरे ने कैसे रिसीव करी, आपको आभास होने लगता है कि दूसरे की स्थिति कैसी है। जब आपकी धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती है तो कुछ हीलर्स को तो दूसरों की पेन्स, कहां पे उनकी मसल्स में दर्द हो रहा है, कहां पे उनको डिस्कंफर्ट हो रही है, अपनी बॉडी में पता चलने लगती है। ये नहीं होता कि वो एक सेंसिटिविटी बढ़ती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप हीलिंग करते हैं तो आप ऊर्जा भेज रहे होते हैं, और ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा है और इतना तेज प्रवाह आप कर सकते हैं कि आपकी तरफ कुछ नहीं आएगा। ये बस एक सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जिसमें आप सेंस कर लेते हैं कि दूसरे को क्या डिस्कंफर्ट है। आप हीलिंग करते रहेंगे तो आपसे भी वो चीज चली जाएगी, और जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं उनकी तो हीलिंग होगी ही। तो ये एक टेम्पररी फिनोमिना होता है जो हीलर्स कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं, कि वो पहचान जाते हैं कि किसको क्या डिस्कंफर्ट हो रही है। हर एक नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ हीलर बड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हें एनर्जी का बड़े जल्दी सेंस हो जाता है, और उनको ये चीज पता चल जाती है कि यहाँ इस जगह पे एनर्जी कैसी है, इस जो हमारे आगे सोल है या हमारे आगे जो भी बैठा है, इसके कहां पे क्या डिस्कंफर्ट हो रही है। इस तरह की जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज हैं वो भी डेवलप होने लगती हैं रेकी हीलिंग के बाद। रेकी हीलिंग करते हुए हमेशा एक शांत अनुभूति होती है, एक अच्छी अनुभूति होती है, और ये प्रोग्रेसिवली और गहरी होती जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन बैठेंगे और आप, हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर इस तरह से होता है कि एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, कि आपको थोड़ा शांत लगता है, फिर थोड़े दिन बाद और अच्छा लगने लगता है, फिर आप ध्यान की तरह आप हर जगह पर पूरे दिन भर ऐसी स्थिति में रहते हैं कि अगर आपने किसी नेगेटिव इमोशन को आने भी दिया तो आप रियलाइज करके एकदम से करेक्ट करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि उस तरह के नेगेटिव इमोशन आते नहीं हैं। तो बिल्कुल अच्छा लगता है जब हीलिंग करते हैं, उस समय तो लगता ही है। जिसकी हीलिंग हो रही होती है उसको बड़ी शांति की अनुभूति होती है, और जब आप इन सारी प्रैक्टिसेस को अडैप्ट करने लगते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी पूरी दिनचर्या बड़ी सुखद और अच्छी हो जाती है। अगर हम रेकी हीलिंग की हिस्ट्री की बात करते हैं और बोलते हैं कि यह जापान में बनी है तो यह थोड़ा सा गलत होगा। रेकी जैसी विधियां हमेशा प्राचीन काल से ही थी। अगर हम भारत में ले तो इसको स्पर्श चिकित्सा बोला जाता था। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक श्लोक दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि ये मेरा हाथ प्रॉस्पेरिटी और जॉय देता है, दूसरा हाथ हीलिंग देता है। तो इस तरह से एक सिंबॉलिक तरीके से बताया गया था कि इन हाथों से हीलिंग भी होती है, और पूरे स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं जिसमें स्पर्श चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तो स्पर्श चिकित्सा बिल्कुल हीलिंग जैसी ही विधि थी, और जितना भी ये ऑरा का सिस्टम, आभा मंडल का सिस्टम, जहां से भी ये लिया गया है वो सारे वैदिक काल का ही ज्ञान है। इस सबको रेकी हीलिंग में लिया गया है। ऐसा नहीं है कि जब रेकी हीलिंग बनी थी तो उसमें सब चक्र के बारे में था कि चक्रों पे कैसे हीलिंग करनी है, डेली हीलिंग चक्रों पे होनी चाहिए। ये सब चीजें रेकी हीलिंग में बाद में आई। तो ये सब वैदिक काल की नॉलेज है जो योग विधियों में है, आयुर्वेद में है, पूजा पाठ के कर्मकांड में है, श्री विद्या तंत्र में है। ये सब चीजें लेकर रेकी हीलिंग में लाई गई हैं। तो यह प्राचीन काल से भारत में था। उसके बाद क्योंकि ये इस तरह से प्रोपगेट होता था कि एक एक करके गुरु और शिष्य से प्रोपगेट होता था, तो कहीं ना कहीं ये लुप्त होता गया, और इसकी काफी चीजें अभी ऐसी भी होंगी जो अभी हमें पता नहीं होंगी। अगर आप ग्रीस में लें तो वहां पे एस्क्लेपियस हीलिंग के देवता माने जाते हैं। तो अगर आप इस चित्र में देखेंगे कि रॉक कार्विंग है एक केव की, जिसमें वो एक लड़के का एक युवती की हीलिंग कर रहे हैं, और उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, मतलब स्पर्श चिकित्सा। और एस्क्लेपियस का एक दंड था, यानी कि उसका एक रॉड ऑफ एस्क्लेपियस बोलते हैं, और उसमें एक सांप जैसा एक डिपिक्शन है। तो ये जो सांप का डिपिक्शन है कोई असल में सांप नहीं था,
जैसे कुंडलिनी में भी एक 3.5 कुंडली मारा हुआ एक नाग का डिपिक्शन है, वो कोई नाग नहीं है आपके अंदर, वो आपकी एनर्जी का डिपिक्शन है, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल एक तेजी में चैनल की तरह चलती है, जो कि सांप की तरह लगेगा अगर आप उसे देख सकेंगे, इसलिए इनको सांप की तरह डिपिक्ट किया जाता है। तो जो चीजें हमारे योग विधियों में थी वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज होके अलग अलग सिस्टम्स में डाली गई थी। आप अगर इजिप्ट में लेंगे तो सेकमेत वॉर और हीलिंग दोनों की देवी मानी जाती हैं, और आप उनके कुछ डिपिक्शन है जिसमें देखेंगे उन्होंने हाथ इस तरह से कर रखा है, यानी कि हाथ से ऊर्जा भेज रहे हैं किसी ना किसी को। तो ये जो स्पर्श चिकित्सा के हाथ के तरीके थे वह पहले से जाने गए थे। अब लॉर्ड जीसस से पहले एक हीलर हुआ करते थे जिनका नाम था एब्राहम, वह भी जीसस की तरह हीलिंग करते थे और काफी कुछ हाथों से होती थी। और लॉर्ड जीसस की हीलिंग तो सबको पता ही है कि उन्होंने मिरेकल्स किए हैं, वो तो खुद ही सन ऑफ गॉड हैं, तो उन्होंने मिरेकल्स करके अपनी हाथ की हीलिंग से दूसरों की हीलिंग करी है, जो कि बिल्कुल रेकी हीलिंग जैसी ही थी। अब गौतम बुद्ध को लें तो उनके बारे में कौन नहीं जानता, काफी कुछ आज जो बौद्ध धर्म में है वो वेदों से लिया गया है, लेकिन अपने अंदर एक अवेयरनेस जगाने का जो तरीका है वो गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म के थ्रू सबको सिखाया। और उसमें एक उनका एक लास्ट जो एक ग्रंथ बोलेंगे, सूत्र है, लोटस सूत्रा उसे बोलते हैं, सर्वधम्म पुंडारिक सूक्त, उसमें एक चैप्टर है जिसे बोला जाता है मेडिसिन बुद्धा, और उसमें बोलते हैं कि यू एक्टिवेट द मेडिसिन बुद्धा विद इन। उसका मतलब यही है कि रेकी का संचार करना उस दिव्य चेतना के साथ संपर्क करके कि आपकी ऊर्जा अच्छी हो सके और आप सबको भी अच्छी हीलिंग दे सकें, खुद की भी, पहले तो खुद की हीलिंग कर सकें और बाकी कंपैशन से पूरी दुनिया की अपने आसपास हीलिंग कर सके। तो डॉक्टर उसुई ने यह तरीका बनाया था जापान में। उनका जन्म 1865 में जापान में ही हुआ था और उनकी मृत्यु 1926 में हुई थी। 1910 के आसपास उन्होंने यह तरीका बनाया था और उन्होंने इसका शुरू में कुछ नाम नहीं रखा था। जापान में और भी विधियां बनी थी जिनका रेकी से नाम से मतलब जुड़ा हुआ नाम था, लेकिन यह विधि ज्यादा फेमस इसलिए हुई क्योंकि वहां से यूएस गई, यूएस से पूरी दुनिया में फैली, इसलिए जो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी हीलिंग बनाई थी वो आज विश्व में ज्यादा फेमस है। जो रेकी हीलिंग का मेथड है उसके बनने के पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी है डॉक्टर उसुई को लेकर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। डॉक्टर उसुई ने अपने स्पिरिचुअल असेंशन के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक मास्टर के अंडर मेडिटेशन शुरू करी। उन मास्टर ने कुछ रिकमेंडेशंस दी और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते रहे वो उनको आगे बढ़ाते रहे। अब इसी में प्रैक्टिस में एक 21 दिन की मेडिटेशन थी जिसमें बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 21 दिन तक मेडिटेशन करनी थी। तो ये जो मेडिटेशन थी माउंट कुरामायामा पर थी। कुछ इस तरह से दिखता है जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आज की स्थिति है, उस समय कैसा था हमको नहीं पता है। जो टेक्स्ट में लिखा है वो ये है कि एक केव थी, गुफा थी जिसमें सब मेडिटेशन करते थे, उसके बाहर एक झरना था, वहां पे बैठते थे और वो झरना सर के ऊपर गिरता था सबके, और माना यह जाता था कि सहस्त्रार चक्र उससे खुलता था और सब में अच्छी ऊर्जा आती थी। अब 21 दिन तक ये चलता रहा। 21 दिन के बाद जब वो बाहर निकले तो सडनली उनको एक ब्राइट सी ऊर्जा लगी कि उनके अंदर समा गई और वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए। उनको नहीं पता कितनी देर तक वो फेंट हो रखे थे। जब वो उठे तो एकदम फ्रेश थे, जैसे मतलब 21 दिन तक खाना जो नहीं खाया नहीं पिया उसका उन्हें कुछ लग ही नहीं रहा था। इतना फ्रेश लग रहा था कि वो दौड़ने लग गए। जब वो दौड़ने लगे तो नीचे जाते हुए उनका अंगूठा एक पत्थर पे टकराया। अब जब पत्थर पे टकराया तो बड़ी जोर से लगी, दर्द हुआ। तो दर्द को कम करने के लिए नीचे झुक के अपने रिएक्शन क्या होता है हमारा जब कहीं चोट लगती है, हाथ से दबाते हैं, तो अपना हाथ वो अंगूठे की तरफ ले गए। उन्हें ऐसे कुछ लगा जैसे यहां से तरंगे निकली हैं, अंगूठे पे भी कुछ लगा, कुछ हुआ है और दर्द गायब हो गया। उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ। वो वापस गए। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करी, पहले अपने पे, फिर आसपास के लोगों पे। फिर उन्होंने हीलिंग का ये तरीका बनाया कि वो हाथ से स्कैन करते थे, देखते थे अच्छा यहां पे हीलिंग की जरूरत है, ऊर्जा देते थे, फिर आगे बढ़ते जाते थे। टिपिकली आधे घंटे एक बंदे को ऐसे हील करते थे और वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो उन्होंने ये तरीका बनाया। उन्होंने क्लिनिक भी खोली और एक साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी भी बनाई जिसको कि गक्काय बोलते हैं जापान में। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रोग्रेस किया। फिर वो जाके लोगों की सेवा करने लगे, लोगों को हील करने लगे
और 1923 में एक अर्थक्वेक आया जिसमें उन्होंने बहुत सेवा करी। तो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया और उनको अप्रिशिएट किया, तो इससे सिस्टम को एक बूस्ट मिला। तब तक डॉक्टर उसूई इसको एक अच्छे सिस्टम की तरह बना चुके थे, जिसमें सिखाने का तरीका था, जिसमें लोगों को आगे बढ़ाने का तरीका था, और ऐसा तरीका था जिससे हर एक का उत्थान किया जा सके और उनको इस सिस्टम में लाया जा सके। तो डॉक्टर उसूई ज्यादा टाइम तक उसके बाद नहीं जी पाए। वो 1926 में एक्सपायर हो गए थे 62 साल की एक छोटी उम्र में, और वो केवल 19 या 20 मास्टर बना पाए थे। उनके दो प्रमुख शिष्य थे, रेयर एडमिरल उशिदा और कमांडर हयाशी। ये दोनों नेवल ऑफिसर्स थे। तो उनके बाद रेयर एडमिरल उशिदा ने उनका क्लिनिक और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना शुरू किया, और डॉक्टर चिजुरो हयाशी ने उनका बाकी का सिखाने का, प्रोपगेट करने का ये सारा काम शुरू कर दिया। तो जो रेकी हीलिंग है जापान में ही रह जाती अगर मिसेस हवायो टकाटा ना होती, जिनको टकाटा सेंसे भी बोला जाता है। टकाटा सेंसे एक जापानी मूल की अमेरिकन सिटीजन थी। उनको कुछ मेडिकल इनक्यूरेबल इश्यूज थे जिसके लिए वो जापान आई। अब अपना खुद का इलाज ढूंढने के लिए वो डॉक्टर हयाशी से मिले। उसके बाद उन्होंने अपना इलाज करते करते हीलिंग भी सीखी और वो एक मास्टर बन गए। वहां से वो हवाई आई। करीब 1937 में उन्होंने सिखाना शुरू किया और 80 साल की उम्र तक वो सिखाती रही। काफी साल तक तो वो केवल एक ही मास्टर थी जो जापान के बाहर सिखाती रही, और उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे सबको आगे सिखाना शुरू किया। तो जो भारत में अगर ये आया है तो डायरेक्टली जापान से नहीं आया, ये यूएस से होके आया है, बल्कि पूरे विश्व में जो इसका स्प्रेड हुआ है वो यूएस में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग के थ्रू हुआ है। हवायो टकाटा के बाद मिस्टर विलियम ली रैंड आज की डेट में आईसीआरटी चलाते हैं, और वो आज भी इसको रेकी हीलिंग को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, जैसे कि क्रिस्टल हीलिंग उन्होंने शुरू करी है, साइकिक सर्जरी उन्होंने शुरू करी है, और रेकी में शोध करके उन्होंने नई नई चीजें लेके आए हैं। साथ ही साथ जो हिस्ट्री है रेकी की, उन्होंने काफी खोज करके इसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से सबको बताया है कि रेकी हीलिंग इस तरह से बनी। और जो मैं आपको वाकया भी बता रहा था, ये हिस्ट्री के आपको बता रहा था कि किस तरह से रेकी डेवलप हुई, इस चीज में भी उन्होंने काफी शोध करी है। भारत में अगर रेकी का नाम लिया जाए तो जो दो हमारे गुरु हैं उनका नाम लिए बिना इसमें काम नहीं चल सकता, और उनका नाम है डॉक्टर सविता शर्मा और डॉक्टर एनके शर्मा, जिन्होंने रेकी हीलिंग फाउंडेशन बनाया है। करीब 1990 के आसपास उन्होंने रेकी में कदम रखा किसी अपनी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। वो पहले से डॉक्टर थे, नेचुरोपैथ, और वो भी अवार्डेड डॉक्टर जिन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स मिल चुके हैं। फिर भी उन्हें किसी ऐसे तरीके की खोज थी जो कि बिल्कुल सहज तरीके से हीलिंग कर सके, और कुछ ऐसी चीजें जो मेडिकल में जिनका इलाज नहीं है उनका इलाज हो सके। उनको ये चीजें रेकी में मिली। उनको तरीके इतने अच्छे लगे कि उन्होंने खुद तो सीखा ही, अपने पे इस्तेमाल किया। आज वो करीब कई लाखों लोगों को सिखा चुके हैं रेकी हीलिंग और बाकी तरीके, जिससे अपने अंदर की पावर्स को पहचाना जा सकता है और एक अच्छा सक्षम हीलर और एक अच्छा सक्षम इंसान बना जा सकता है। आपको काफी किताबें भी मिल जाएंगी डॉक्टर एनके शर्मा की। रेकी हीलिंग फाउंडेशन आज केवल रेकी हीलिंग नहीं, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, डाउजिंग, हिप्नोथेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, डीएमआईटी, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, बहुत सारी चीजें और करवाता है। तो यह एक बहुत ही अच्छी संस्था है जुड़ने के लिए, और जो भी चाहे कि एक अच्छी तरह से मिस्टिक साइंस में अपने अंदर अपने आप को पहचानने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस संस्था से जरूर जुड़ सकते हैं। जब रेकी हीलिंग के सिस्टम की शुरुआत हुई थी तो इसमें बड़े सिंपल से 3 लेवल थे, और वो थे शोडेन, ओकुडेन और शिपेंडेन। शोडेन जो था बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री लेवल था, जहां पे एक मास्टर दीक्षा देता था किसी को और अपने क्लिनिक में एक्सेप्ट करता था, और उसको सिखाया जाता था कि किस तरह से हीलिंग होती है। साथ ही मास्टर को असिस्ट करते थे रोज के काम में, और मास्टर उनको धीरे धीरे बताते रहते थे। साथ ही साथ उनका अट्यूनमेंट भी होता रहता था बीच बीच में, जिसको रिजू बोला जाता था। और इसके बाद अगले लेवल में ओकुडेन में खुद हीलिंग की परमिशन होती थी, यानी कि इंडिपेंडेंटली हीलिंग कर सकते थे। फिर और आगे बढ़ाते हुए अगले लेवल में उनको सिखाया जाता था कि दूसरों को कैसे सिखाना है।
तो ये बड़े सिंपल से 3 लेवल थे और एक मास्टर के अंडर में ये सारा प्रोग्रेस होता था और इसमें काफी टाइम लगता था और उस समय पॉपुलेशन भी कम थी और सीखने वाले भी कम रहे होंगे, तो इसलिए मास्टर पर्सनली हर एक पे ध्यान देके ये चीजें सिखाते थे और बड़े अच्छे से ये चीजें एक गुरु चेला के सिस्टम में प्रोपगेट होती थी। आज की डेट में रेकी में बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, कंटेंट भी बहुत सारा है, लेकिन सिखाने के तरीके भी अच्छे हो गए हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्शंस हैं, किताबें हैं, इंटरनेट है, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, तो इन सब से सिखाना बहुत आसान हो गया है। अब रेकी के 2 प्रमुख संस्थान हैं इस दुनिया में जिन्होंने रेकी प्रोपगेट करी है। पहला है आईसीआरटी जो हवाई में है और दूसरा रेकी हीलिंग फाउंडेशन जो इंडिया में है। शायद अगर आप नंबर लेंगे तो रेकी हीलिंग फाउंडेशन जो डॉक्टर सविता शर्मा और डॉक्टर एनके शर्मा चलाते हैं, उन्होंने बाकी सारे संस्थानों में जितने भी मिला के रेकी सिखाया होगा उतने केवल रेकी आरएचएफ के मास्टर्स ने आज सबको सिखा चुके होंगे। और अभी भी और ये काम जो जिन्होंने आरएचएफ से रेकी सीखे हैं वो एक अच्छे तरीके से हर एक को सिखाते हैं और हर एक को सक्षम बनाते हैं अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचानने का और उनका इस्तेमाल करने का। तो इनमें जो सबसे पहला लेवल है, दोनों में एकदम कॉमन है, जिसमें सिखाया जाता है कि अपनी हीलिंग कैसे करते हैं और जो आपके आसपास है उनसे हाथ से अपनी हीलिंग कैसे करी जाती है और दूसरों की हाथ से जो आपके आसपास चीजें इन प्रेजेंट उनकी हीलिंग किस तरह से करते हैं। लेवल 2 में सिखाया जाता है कि आप टेलीपैथिक हीलिंग मतलब कि आप सोच से किसी और की दूर कैसे हीलिंग कर सकते हैं, सिंबल्स कैसे इस्तेमाल करेंगे इन चीजों के लिए, ये सब चीजें आपको सेकंड लेवल में सिखाई जाती हैं। आरएचएफ ने इसमें माइंड पावर की बहुत सारी चीजें जोड़ी हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड और अफर्मेशन ये सब चीजें सिखाई जाती हैं जिससे कि आप हीलिंग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एडवांस रेकी टेक्निक्स जो कि आईसीआरटी में सिखाया जाता है, आरएचएफ में कहलाता है मास्टर हीलर और लेवल 3A। इसमें बहुत गहन हीलिंग करना जो जिसे बोलते हैं कि वेरी हैवी साइकिक हीलिंग या फिर साइकिक सर्जरी, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल, क्रिस्टल ग्रिड्स का इस्तेमाल, अप्लाइड किनेसियोलॉजी, जांचने के तरीके, ऑरा स्कैनर का यूज, ये सब चीजें लेवल 3A या फिर एआरटी में सिखाया जाता है। मास्टर लेवल में सिखाते हैं कि पहले 3 लेवल को कैसे सिखाया जाए और उसके बाद एक और लेवल होता है, ये एक्चुअली आईसीआरटी में कॉमन ही होता है मास्टर टीचर का, लेकिन आरएचएफ में इसको अलग कर दिया गया। इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई जैसे कि नए नए अट्यूनमेंट करना, सिंबल्स का विज्ञान, ग्रुप हीलिंग करना, बहुत ही अच्छी ऊर्जा वाली एक अलग ग्रिड्स का पैटर्न जिसमें दूसरों की हीलिंग हो सके, कस्टमाइज हीलिंग बनाना, कस्टमाइज सिंबल्स बनाना, ये सब चीजें उन्होंने जोड़ा और यहां पर एक ग्रैंड मास्टर का लेवल रख दिया गया जो कि आरएचएफ करवाता है और इस तरह से सबको सक्षम बनाता है कि इसके बाद आपको किसी और हीलिंग में कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो ये थे रेकी के लेवल जो आज एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिक 5 लेवल हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट कॉमन है। आप देखेंगे कि कई इंस्टीट्यूशन ने अलग अलग लेवल बना रखे हैं, यह केवल सहूलियत के लिए है। तो आप जब भी रेकी हीलिंग करें पहले समझें कि जो भी आपको रेकी हीलिंग सिखा रहे हैं वो लेवल्स किस तरह से फॉलो करते हैं, किसमें क्या क्या कंटेंट है और वो आपको अच्छी तरह बता भी देंगे। उसके बाद आप उसमें प्रोग्रेस करें आप जिस तरह से करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने रेकी हीलिंग के बेसिक्स की शुरुआत करी है। अगले वीडियो में हम आभा मंडल पर बात करेंगे गहराई में, और फोटोग्राफी के बारे में, आभा मंडल को देखना, महसूस करना, नापना, चक्र के बारे में ज्ञान, ये सब चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है कि आप सबको इससे जरूर लाभ होगा और आप बाकी सबके साथ भी शेयर करें जो भी अपनी हीलिंग करना चाहते हैं या रेकी हीलिंग से जुड़ना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं कि रेकी हीलिंग क्या होती है। उनको जरूर बोलें कि ये वीडियो की पूरी सीरीज देखें ताकि वो अच्छी तरह से रेकी हीलिंग से जुड़ सकें, अपने आप को पहचानें। हमेशा याद रखें, हीलिंग की क्षमता, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के पहचानने की क्षमता सब में है। रेकी हीलिंग केवल एक तरीका है। अगर आप कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं आप उसे इस्तेमाल करते रहे, आप ये ज्ञान लें और इसको भी इस्तेमाल करें और अच्छे से अपना जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद।